अर्थक्वेक्स जो हैं वो दुनिया में नेचुरल हैज़ार्ड्स में वर्स्ट कैटेगरीज में आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही होती है इंसानी जान की और माल की जो है अर्थ की, आपके जो बिल्डिंग्स हैं उनकी, आपकी सिटीज़ की और आपकी इकॉनमी की, हर तरह की तबाही आती है जब दुनिया में कहीं बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट, वो डिपेंड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। अर्थक्वेक हमेशा हर वक्त हर जगह कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं, लेकिन वो इतने माइनर से हो रहे होते हैं कि आप फील भी नहीं कर सकते। जब जब कभी तबाही नज़र ना आए तब तक आप कह नहीं सकते कि अर्थक्वेक की क्या इंटेंसिटी थी। तो अर्थक्वेक है क्या? An earthquake is the result of a sudden release of energy in the Earth's crust that creates seismic waves. ठीक है, जमीन में से किसी भी वजह से जो है अचानक से दबी हुई एनर्जी, बरीड एनर्जी रिलीज हो जाए और वो साइज्मिक वेव्स क्रिएट करे, वो आपका अर्थक्वेक कहलाते हैं। Seismic activity of an area refers to the frequency, type and size of earthquakes experienced over a period of time. अच्छा, ऐसा नहीं है कि साइज्मिक एक्टिविटी किसी खास वक्त में होती है और फिर अर्थक्वेक आ जाता है। जमीन के अंदर हर वक्त साइज्मिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, लेकिन फिर वो उस जगह के ऊपर, उस ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ के जो रॉक्स हैं, रॉक टाइप्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर अर्थक्वेक कितनी दफ़ा आया करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी उनकी, किस तरह के आएंगे और किस साइज के आएंगे। साइज्मिक वेव्स की बात हो रही है, ठीक है। तो साइज्मिक वेव्स को अगर समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल लें कि ये एक स्टैंडिंग वाटर बॉडी है, पॉन्ड है एक किस्म का, ठीक है। इसमें आपने एक पत्थर को फेंका, पत्थर फेंकने के नतीजे में इसमें ये आप देख सकते हैं किस तरह की पानी में मूवमेंट हुई। ये साइज्मिक वेव्स को रिप्रेजेंट करती है। ज़मीन में से भी इसी तरह की जो वेव्स जो है वो जनरेट होती है और जिससे अर्थक्वेक कॉज होते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो अर्थक्वेक को समझने से पहले समझनी ज़रूरी है। फोकस या हाइपोसेंटर और एपिसेंटर। फोकस जो है is a point on the fault where rupture occurs and the location from which seismic waves are released. ये देखें, इस पिक्चर को देखें, ये फोकस है, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट ऑफ रप्चर है, ये वो जगह है जहाँ सबसे पहले यहाँ पर से आपकी साइज्मिक वेव्स निकलना शुरू हुई, जनरेट होना शुरू हुई, यानी अर्थक्वेक समझे यहाँ से आना शुरू हुआ फोकस से, और ये जमीन के अंदर है, ठीक है। epicenter is the point on the earth's surface that is directly above the focus, the point where an earthquake or underground explosion originates. एपिसेंटर वो जगह होती है जो जमीन के ऊपर होती है, ऑन द सरफेस होती है, और वो फोकस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, उसी की सीध में होती है, और आपकी ये फोकस से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो यहाँ इसके थ्रू एपिसेंटर से बाहर आएगी सरफेस पर।
और वो जो वेव्स बाहर आ रही है, वो जो एनर्जी बाहर आ रही है, फिर वो सरफेस पर आकर एपिसेंटर से बाहर निकलकर फिर वो जमीन पर तबाही मचाती है, कोलैप्स करती है सब कुछ। ये फोकस है, ये एपिसेंटर है, ठीक है, और ये आपको साइज्मिक वेव्स इसमें से निकलते हुए नजर आ रही है। अब अर्थ, अब चूंकि हमने बात की कि साइज्मिक एक्टिविटी तो जमीन में हर वक्त हो ही रही है, ठीक है, तो फिर वो बाहर कब किस सूरत में बाहर आती है? तो जमीन क्या वो एरियाज जहाँ पर कोई फॉल्ट हो, ठीक है, कोई वीक प्लेन हो, कोई वीकर जगह हो, तो वहां से जो है वो एनर्जी बाहर को निकल आती है। अगर अगर को तो वीक पॉइंट कोई नहीं है, तो फिर वो एनर्जी जमीन के अंदर ही वाइब्रेट करके रह जाती है। लेकिन अगर उसे जमीन के ऊपर कोई वीकर पॉइंट मिल जाता है, कोई फॉल्ट नजर आ जाता है, तो वो एनर्जी उस फॉल्ट से बाहर आ जाती है, और फिर आपका जो है वो सरफेस के ऊपर एनर्जी स्प्रेड होना शुरू होती है। वेव्स जो है वो सरफेस पे स्प्रेड होना शुरू होती है और अर्थक्वेक कॉज होते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ टर्म्स है, ये देख लें। ये दो दो ब्लॉक्स हैं, एक एक ग्राउंड है, दो ब्लॉक्स हैं। यहाँ पर वीकेस्ट पॉइंट था, तो यहाँ पर एनर्जी के निकलने के नतीजे में क्या हुआ कि एक ब्लॉक इस तरह मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और एक ब्लॉक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये टोपोग्राफिक एक्सप्रेशन है, जब भी अर्थक्वेक आएगा तो वहां की जमीन तहस नहस होगी, ये उसकी सूरत हाल है। अच्छा, ये डेफिनेशन हैं इन्हीं टर्म्स की, फॉल्ट स्क्रैप, फॉल्ट प्लेन, फॉल्ट ट्रेस की, ये देख लें। Causes of earthquake, ठीक है। The primary cause of an earthquake is faults on the crust of the earth. जमीन में साइज्मिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, लेकिन अर्थक्वेक तब आएगा जब वहां पर उसे कोई फॉल्ट मिलेगा, और जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी है जमीन के अंदर वो उस फॉल्ट से बाहर निकल आएगी। फॉल्ट क्या है? फॉल्ट इज अ ब्रेक और फ्रैक्चर बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। कोई बात कि कोई भी रॉक है, कोई भी अर्थ का पार्ट है, उसके अंदर कोई फ्रैक्चर है, कोई वीक जगह है, उसे हम फॉल्ट कहते हैं। दिस मूवमेंट में occur rapidly in the form of an earthquake or may occur slowly in the form of creep, ठीक है। ये मूवमेंट्स और ये एनर्जी वेरी कर रही होती है। अगर को ज्यादा आप एनर्जी फील करेंगे, ज्यादा एनर्जी जो है वो जमीन से बाहर आ रही है, उसे हम अर्थक्वेक कहेंगे। और अगर कम है, स्लोली है, फील नहीं हो पा रही, तो वो क्रीप्स होते हैं, ट्रिमर्स होते हैं। अच्छा, अर्थ साइंटिस्ट यूज द एंगल ऑफ द फॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस and the direction of slip along the fault to classify faults, ठीक है। फॉल्ट्स की क्लासिफिकेशन है ये। तो दो चीजों पे डिपेंड करती है कि किस तरह का फॉल्ट है। एक, उस फॉल्ट का एंगल क्या है सरफेस के साथ, ग्राउंड के साथ, ऊपर जमीन के ऊपर जो है उसके साथ उस फॉल्ट का एंगल क्या है, वो डिप कहलाता है। और दूसरा कि अर्थक्वेक आने के बाद वो जो है जमीन वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, वो आपका स्लिप कहलाएगा। ये वही वाले हैं जो हमने ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जब पढ़ी थी, तब उसमें भी था नॉर्मल फॉल्ट, ट्रस्ट, रिवर्स फॉल्ट, ठीक है, ये इसी तरह है। नॉर्मल फॉल्ट्स क्या होते हैं? अ डिप स्लिप फॉल्ट इन विच द ब्लॉक अबव द फॉल्ट हैज मूव डाउनवर्ड relative to block below,
ठीक है। इसमें जहाँ फॉल्ट होगा उसके साथ का जो ब्लॉक होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ये नॉर्मल फॉल्ट है। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो रिवर्स फॉल्ट होगा, और जब दोनों पैरेलल एक दूसरे के गुजर जाएंगे तो वो आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहलाएगा। अच्छा, अब ये एनर्जी किस वजह से जमीन से निकल जाती है बाहर, ठीक है। तो उसके कुछ रीजंस हैं, वो हैं सरफेस कॉजेज, वॉल्केनिक कॉजेज और टेक्टोनिक कॉजेज। इन वजूहात की बिना पर जो जमीन के अंदर की एनर्जी होती है वो जमीन से बाहर निकल आती है। सरफेस कॉजेज में क्या होता है कि अच्छा, इसमें आपके नेचुरल भी शामिल है और जो है एंथ्रोपोजेनिक भी शामिल है। ग्रेट एक्सप्लोजन्स, ठीक है, बहुत बड़े कहीं धमाके होते हैं तो उसकी वजह से आपकी ज़मीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है और उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो सडनली रिलीज हो जाती है। लैंडस्लाइड अगर होगी तो उसकी वजह से भी आपका ग्राउंड शेक होगा और उसकी वजह से आपकी जो प्लेट्स हैं ज़मीन की वो मूव होंगी और आपकी एनर्जी बाहर आ सकती है। डैशिंग ऑफ सी वेव, बहुत ज़्यादा जो समंदरी लहरें हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। एवलांचेस हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। एंथ्रोपोजेनिक में एक्सप्लोजन आ गए आपके। रेलवे ट्रेन्स जो हैं उनकी वजह से भी आपकी अंडरग्राउंड जो ज़मीन है वो डिस्टर्ब होती है। हैवी ट्रक्स हैं या फिर सम लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये सब को क्या करते हैं कि ट्रिमर्स कॉज करते हैं। ट्रिमर्स आर दी अर्थक्वेक्स, लेकिन बहुत ही माइल्ड से, माइनर से। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वॉल्केनिज्म होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है। तो जब लावा बाहर आता है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसकी वजह से आपका वो पूरा एरिया मुतासर होता है। प्रेशर पड़ता है वहाँ की ज़मीन पर, जिसकी वजह से जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी होती है ज़मीन के अंदर वो रिलीज हो जाती है। टेक्टोनिक कॉजेज, ठीक है, ये जो आपकी नेचुरल टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रही हैं, कन्वर्जन बाउंड्रीज है, डाइवर्जन बाउंड्रीज है, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स हैं, इनकी वजह से भी आपके अर्थक्वेक आ रहे होते हैं। अच्छा, साइज्मिक वेव्स की हम बात कर रहे थे कि ये वो वेव्स हैं जिनकी वजह से जो है पूरी पूरी फाउंडेशन जमीन के ऊपर से साफ हो जाती हैं। ये जो वेव्स एक्यूमुलेटेड होती हैं, जो एनर्जी एक्यूमुलेट होती है ग्राउंड के अंदर, वो वेव्स की सूरत में बाहर आ जाती है। तो दो तरह की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स और एक होती हैं सरफेस वेव्स। बॉडी वेव जमीन के अंदर होती है, अंडरग्राउंड होती है, यानी फॉल्ट जो आपका पॉइंट है, फोकस, वहां से जो जनरेट होगी वो आपकी बॉडी वेव्स होंगी। और सरफेस बॉडी वेव्स के बाद ऊपर सरफेस पे आने के बाद एपिसेंटर से जो वेव्स बाहर निकलती है वो है वो आपकी सरफेस वेव्स कहलाती है। बॉडी वेव्स मजीद दो तरह की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। और जो सरफेस वेव्स हैं वो भी दो तरह की होती हैं, लव वेव्स और रेले वेव्स। इनकी जो है मूवमेंट, जो है मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन, ये चेंज होती है। ये भी हम देखते हैं किस तरह। तो ये एक्चुअली दीज आर द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये आपकी जमीन के ऊपर से पूरी पूरी फाउंडेशन को साफ कर देते हैं। तो ये डिटेल है इनकी, एस वेव्स की, पी वेव्स की, बॉडी वेव्स की, आप पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। बॉडी वेव्स की बात हो रही थी, जो फोकस से निकल रही है, इनिशियल जो वेव्स हैं वो वाली। तो body waves travels through the interior of the earth as they leave the focus. Body waves are further divided into two types: C waves, primary waves, secondary waves. अच्छा, अब पी वेव के देख लेते हैं कि किस तरह की होती हैं ये। पी वेव्स इस तरह से जो हैं वो निकल रही होती है जमीन के अंदर। देन एस वेव है, ये इसकी डायरेक्शन है। इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह होती है, रोप लाइक। अच्छा, ये यूट्यूब का एक लिंक है, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। इसमें पी वेव्स, एस वेव्स और जो लव वेव्स एंड रेले वेव्स है, इनकी जो है वो एनिमेशन है। आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इनकी मूवमेंट होती है, किस डायरेक्शन में होती है। तो पी वेव्स और एस वेव्स का क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हाई फ्रीक्वेंसी होती है दोनों की, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, यानी जमीन के पैरेलल चल रही होती है। और सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स होती है, जो जमीन के परपेंडिकुलर भी चलती है। इनकी मूवमेंट इस तरह होती है जैसे रोप लाइक होती है। किसी रस्सी को आप जो है वो उछालेंगे, चलाएंगे, एक तरफ से पकड़ के दूसरा उसका कॉर्नर छोड़ दीजिएगा, तो आपको ट्रांसफर वेव समझ में आ जाएगी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो कि एनिमेशन आपने देखी, एक ही डायरेक्शन में वो वेव्स जो है मूव कर रही होती है, पार्टिकल सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल मूव कर रहे होते हैं, इसमें कोई परपेंडिकुलर एंगल नहीं आ रहा होता। पी वेव्स जो हैं दे कैन पास थ्रू दी बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जबकि एस वेव कैन नॉट मूव थ्रू दी लिक्विड्स। Move back forwards and backwards as it compressed and decompressed, अभी जैसे की बात की। एंड सेकेंडरी वेव जो हैं they move in all direction from their source. P waves is faster and S waves is more slower than P waves. फर्स्ट पी वेव अराइव, जब भी जो है एनर्जी रिलीज होगी तो सबसे पहले प्राइमरी वेव निकलेगी। ज़्यादा सीवियर अर्थक्वेक होगा तो उसके फौरन बाद फिर एस वेव भी निकल जाएगी। अच्छा, बॉडी वेव हो गई। अब सरफेस वेव की बात करते हैं। ये वो वेव्स हैं जो अब एपिसेंटर से बाहर निकल के आ चुकी है, जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, सरफेस पर आ चुकी है। सरफेस वेव travels parallel to the earth's surface, and these waves are slowest and most damaging. मोस्ट डैमेजिंग इसलिए क्योंकि जमीन के ऊपर की तो जो भी तबाही अर्थक्वेक से आ रही है वो इन ही वेव्स की वजह से आ रही है, सरफेस वेव्स की वजह से आ रही है। तो ये दो तरह की हैं, एक है लव वेव्स और एक है रेले वेव्स। इन दोनों की मूवमेंट देखें किस तरह की है। ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं और इसकी मूवमेंट भी एस की तरह है। एस वेव्स जो थी आपकी बॉडी वेव्स उसकी तरह है, रोप लाइक है। यानी आप जमीन पे, ग्राउंड पे खड़े हो और एक रोप आप हाथ में पकड़ लें और उस रोप को उछालें, तो फिर उसके अंदर जिस तरह का
जो टेक्सचर आपको नजर आएगा इस तरह का रेले वेव होता है। लव वेव कैसी होती है? ये जमीन के साथ ही चल रही होती है। जैसे इस तरह समझ लें कि जमीन पर कोई सांप रेंग रहा हो, इस तरह वो जमीन से उठती नहीं है, जमीन के पैरेलली चल रही होती है। तो इस वजह से जो अर्थक्वेक में सबसे ज्यादा तबाही आती है वो लव वेव्स की वजह से आती है, क्योंकि ये जमीन पर मौजूद जितनी भी चीजें हैं सबको लपेट लेती है। लव वेव्स और रेले वेव्स का जो डिफरेंस है वो देख लें। गाइडेड वेव्स हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, गाइडेड वेव से क्या मुराद है कि इनको सरफेस चाहिए, वो उसी के ऊपर चल रही होती है, गाइडेंस चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल टू द फ्री सरफेस। लव वेव्स है ये जो सांप की तरह चल रही है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू लव वेव डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या हो रहा है कि परपेंडिकुलर वही रोप लाइक जो थी मूवमेंट वो इसमें आएगी। लव वेव जो है वो फास्टर हैं, रेले वेव स्लोअर हैं। और लव वेव की वजह से हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हो जाती है सरफेस के ऊपर, एंड रेले वेव कॉज ग्राउंड मूविंग सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ ऑफ द फोकस, के जो आपका फोकस था, इनिशियल रप्चर पॉइंट था ना ग्राउंड में, उसकी बेसिस पर हम अर्थक्वेक्स को जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपका अर्थक्वेक जो है वो शैलो आया था या इंटरमीडिएट आया था या बहुत डीप आया था। अगर आपके अगर आपका फोकस एपिसेंटर से 70 किलोमीटर नीचे है तो फिर वो आपका शैलो अर्थक्वेक है, यानी ज्यादा गहराई में नहीं आया जमीन की, काफी शैलो रहा। अगर वो 70 से 30 किलोमीटर के दरमियान आपका फोकस आ रहा है, फोकस पॉइंट आ रहा है, इनिशियल जो है वो रप्चर पॉइंट आ रहा है, तो आप इसे इंटरमीडिएट कहेंगे, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक कहेंगे। और अगर वो 300 से नीचे चला जाए तो फिर आप उसे कहेंगे डीप अर्थक्वेक। फोकस जितना नीचे होगा, जितनी डेप्थ में होगा, उतनी एनर्जी जमीन के अंदर ही जो है वो रिलीज हो जाएगी, और ऊपर आते आते उसका जो है वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ऊपर आते आते इम्पैक्ट कम हो जाएगा तो तबाही कम होगी। तो जो ज्यादातर तबाही अर्थक्वेक मचाते हैं वो शैलो कैटेगरीज में आते हैं, और इसी तरह डीप अर्थक्वेक तो हर वक्त जमीन के अंदर आ ही रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक को आप कैसे मेजर करेंगे कि अर्थक्वेक की जो है वो स्ट्रेंथ क्या है, कितना स्ट्रांग है वो या कितना वीक है वो? द इंटेंसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, ठीक है। द स्केल इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिक्टर, कैलिफोर्निया, यूएस इन 1935। 1935 में ये स्केल जो है वो चार्ल्स रिक्टर ने इन्वेंट किया था, और इस स्केल की मदद से हम जो है वो बताते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी रही और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये स्केल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? The logarithm to base 10 of the maximum seismic wave amplitude recorded on a standard seismograph at a distance of 100 kilometers from the earthquake epicenter। आपके जो एपिसेंटर है उससे 100 किलोमीटर के फासले पर ये साइज्मो जो मीटर्स हैं वो नस्ब किए जाते हैं, और उससे क्या होता है कि आप वो वेव्स को, उनकी मूवमेंट को रिकॉर्ड उस पर करते हैं, और उससे आप उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगाते हैं। तो साइंटिस्ट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक यूजिंग मशीन नोन एज साइज्मोग्राफ्स कहलाते हैं वो, जिसकी मदद से आप ये काम करते हैं। एंड साइज्मोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द प्रोपेगेशन ऑफ प्लास्टिक वेव थ्रू द अर्थ।
आपकी जो साइज्मिक वेव्स हैं उनकी स्टडी, या अर्थक्वेक की जो स्टडी है वो आपकी साइज्मोलॉजी कहलाती है। इस तरह का कुछ आपको साइज्मोग्राम मिलता है जब साइज्मोग्राफ पर आप रीडिंग लेते हैं अर्थक्वेक की। ये देखें, ये पी वेव्स आ रही हैं पहले, फिर एस वेव्स आ रही है। तो ये स्केल भी बताता है कि कितनी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी रही। इसकी इस मैग्नीट्यूड की बेसिस पर अर्थक्वेक जो है वो कैटेगराइज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर को तो जो है आपका अर्थ साइज्मोग्राफ ये रीडिंग दे रहा है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ये रहा लेस देन 3.0, तो वो अर्थक्वेक वेरी माइनर कहलाएंगे। अगर 3 to 3.9 है मैग्नीट्यूड, रिक्टर स्केल के ऊपर रीडिंग 3 to 3.9 आ रही है, तो इसका मतलब ये है माइनर है वो। अगर 4 to 4.9 आ रही है तो लाइट कैटेगरी में आएंगे, 5 to 5.9 आ रही है तो मॉडरेट में आएंगे, और 6 to 6.9 आ रही है तो स्ट्रॉन्ग, 7 to 7.9 मेजर अर्थक्वेक, और 8 या उससे ज्यादा अगर मैग्नीट्यूड आ रहा है तो दीज आर दी ग्रेट अर्थक्वेक। इफेक्ट्स क्या होते हैं? अगर लेस देन 1 to 2.9 है तो माइक्रो अर्थक्वेक कहलाएंगे। और इफेक्ट्स में ये आता है कि जनरली नॉट फेल्ट बाय पीपल दो रिकॉर्डेड ऑन लोकल इंस्ट्रूमेंट्स, लोगों को फील नहीं होता लेकिन जो है इंस्ट्रूमेंट्स पे इसकी रीडिंग आ जाती है। और इस तरह के अर्थक्वेक सालाना 1 लाख से जायद आते हैं। सेकंड माइनर है, ये जो है वो कुछ लोगों को महसूस होता है लेकिन डैमेज कॉज नहीं करता। तो ये आते हैं 12,000 से 1 लाख सालाना। लाइट जो है वो लोग महसूस करते हैं, और हल्की फुल्की जो है वो टूट फूट ब्रेकेज हो सकती है चीज़ों की, यानी ऐसी चीज़ें जो किसी सपोर्ट के बगैर हो, फर्मली प्लेस ना हो, वो गिर सकती हैं, वो टूट सकती है। ऐसे अर्थक्वेक जो है आपके वो पर ईयर 2,000 से 12,000 तक आ सकते हैं। मॉडरेट में सम डैमेज टू वीक स्ट्रक्चर को डैमेज हो सकता है, तो ये 200 से 2000 तक होते हैं। स्ट्रॉन्ग में पॉपुलेटेड एरिया में मॉडरेट डैमेज होता है, मतलब कम डैमेज नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, बट मॉडरेट डैमेज है। 20 to 200 आते हैं ये सालाना। मेजर अर्थक्वेक जो है वो सीरियस डैमेज और लार्ज एरियाज, और यहाँ पर लोगों की जान का नुकसान होता है। इसकी इंटेंसिटी जो मैग्नीट्यूड लेवल है वो है 7 to 7.9, और ये साल में 3 से 20 के दरमियान पूरी दुनिया में टोटल आ सकते हैं। जो ग्रेट अर्थक्वेक्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ लाइफ कॉज करते हैं, और इनका इम्पैक्ट एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और ये जो है सालाना वो 1-2 आते हैं। अच्छा, एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, कि एनर्जी कितनी रिलीज होती है। इसको समझने के लिए इस तरह कर देते हैं कि एनर्जी को हम टीएनटी में जो है वो मेजर कर लेते हैं कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक में। तो अगर आपका अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पर रीडिंग 1 दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि 170 ग्राम्स की जो है वो टीएनटी एक्सप्लोजन हुई है। जो बम धमाके होते हैं इसमें टीएनटी यूज होता है एक्सप्लोजन के लिए। तो समझ लें कि 170 ग्राम्स का कोई बारूदी मवाद जो है वो फट गया, इतनी एनर्जी आपकी 1 में आती है। इसी तरह 2 में वो 6 किलोग्राम का कोई बॉम्ब हो, वो अगर फट जाए टीएनटी, तो कितनी एनर्जी उसकी वजह से रिलीज होती है और आसपास कैसा हो जाता है स्ट्रक्चर, और लोगों पे कितना इफेक्ट आता है उस 6 किलोग्राम के बॉम्ब के फटने से, तो आप उसे इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसा 2 पे होता है। 3 पे ये हो जाता है 179 किलोग्राम्स, 4 पर 5 मेट्रिक टन, 5 पर 179 मेट्रिक टन, और 6 पर 500 5643 मेट्रिक टन, 7 पे 7.5 पे, एंड 8 पे।
तो ये इतनी सारी एनर्जी रिलीज होती है आपके अर्थक्वेक की वेव्स, जो इंटेंसिटी आप रिकॉर्ड करते हैं उसकी वजह से। अच्छा, दूसरा जो है, एक तो हो गया रिक्टर स्केल जो आपकी मैग्नीट्यूड को बताता है। अनदर स्केल जो है आपका मेर्सलाई स्केल है। ठीक है, मेर्सलाई स्केल की जो रीडिंग्स है वो रोमन में 1 to जो 12 तक जाती है, और ये डिस्ट्रक्शन के हवाले से स्केल बनाया गया है कि अर्थक्वेक के आने के बाद की डिस्ट्रक्शन कितनी होगी। तो ये वन वन जो है वो माइनर है, और जो 12 है वो खतरनाक तरीन आपका जो डैमेज कॉज कर रहा है वो है। एक दो को देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल है 1, और ये जो है ज्यादातर लोग इसे महसूस ही नहीं करते। वीक, वीक में क्या होता है कि फेल्ट ओनली बाय अ few people at best, especially on the upper floors of building, एंड डेलिकेटली सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट में स्विंग। जैसे अगर कोई चीज स्विंग कर रही है, फॉर एग्जाम्पल फैन है, तो वो हिलता हुआ आपको महसूस हो जाएगा। फिर उसके बाद स्लाइट है, फिर मॉडरेट है, रादर स्ट्रॉन्ग है, फिर स्ट्रॉन्ग है। ये इनकी डिटेल आप खुद पढ़ लीजिए। देखिए, वेरी स्ट्रांग में क्या होता है, डिफिकल्ट टू स्टैंड है, फर्नीचर ब्रोक हो जाता है, डैमेज नेग्लिजिबल बिल्डिंग ऑफ गुड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, फ्लाइट टू मॉडर्न एंड वेल बिल्ट ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। सम चिमनी ब्रोकन। अच्छा, ये अर्थक्वेक का एक स्टैट्स है कि हर साल 60 लाख जो है वो अर्थक्वेक्स आते हैं, छोटे बड़े ट्रीमर्स हो गए या ट्रीवर्स हो गए या क्रीप्स हो गए या अर्थक्वेक हो गए, इन सबको मिलाकर 60 लाख होते हैं जो लोग महसूस नहीं करते। इन तमाम अर्थक्वेक में से कोई 4000 ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जो लोग महसूस कर पाते हैं। 800 के करीब ऐसे होते हैं पर ईयर जो कि डैमेज कॉज कर सकते हैं, और 18 ऐसे होते हैं पर ईयर जो मेजर होते हैं, जो ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं, और एक या दो जो है सालाना आपके ग्रेट ग्रेट अर्थक्वेक्स होते हैं। अब देख रहे हैं कितने सारे अर्थक्वेक्स आ ही रहे होते हैं जो कि हमें पता भी नहीं चल रहे होते।